प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के प्रथम चैप्टर प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस लेक्चर तथा आने वाले लेक्चर में इस फर्स्ट चैप्टर की पूरी थ्योरी करेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में उनको भी हम हल करेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट की सुविधा के लिए मैंने पूरे चैप्टर की नोट्स पीडीएफ फाइल के रूप में आपके इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, तो वहां से आप चाहें तो इसके नोट्स को भी रीड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आइए यहाँ पर हम दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन से पहले आपको भौतिक गुणों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे किसी भी पदार्थ की जो भौतिक गुण होता है उसमें पहली चीज आती है अवस्था। अवस्था में हमें मालूम है कि पदार्थ के 3 गुण होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भौतिक गुणों में हमारा रंग हो जाता है और गंध हो जाता है। ये हमारे भौतिक गुण हैं। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास बर्फ है। बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पानी में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर अगर पानी को भी हम गर्म करेंगे तो ये हमारे पास भाप बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बर्फ से पानी कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, सिर्फ क्या हुआ, ये हमारे पास ठोस था और फिर इसके बाद जैसे ही गर्म किए पानी जो है वो द्रव अवस्था में आ गया और भाप जो है वो गैस की अवस्था में आ गई। अब इसको अगर हम उल्टा करें, जैसे भाप को हम ठंडा कर दें तो ये पानी बन जाएगा और पानी को ठंडा कर दे तो ये बर्फ बन जाएगा। इस तरह से देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में खास बात है कि यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। ओके। और दूसरा, अगर परिवर्तन का कारण अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ से पानी बन रहा है, यानी कि ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि सिर्फ पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर खास बात यह है कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कार्बन है, हमारे पास कोयला है और इसको जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ जलाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अब आइए यहाँ पर हम लोग एक रासायनिक परिवर्तन का इंटरेस्टिंग उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन, एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है और हमें मालूम है कि ये दोनों गैस जो है वो मिल करके और पानी बनाती है, जल बनाती है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर
जल के 2 अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, और जो घरों में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग यूज करते हैं उससे ये लगभग 3 गुना ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन गैस। और ये ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक गैस है, यानी कि कोई भी चीज इसके प्रेजेंस में जलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक हाइड्रोजन जो कि खुद जलने वाली गैस है और दूसरी जो है वो जलाने में सहायक गैस है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बन रहा है वो जल बन रहा है। तो न तो जल जो है न तो ये खुद ज्वलनशील है और न ही ये जलाने में सहायक है, जबकि ये उल्टे आग को बुझाती है, यानी कि जल जो है वो आग को बुझा भी सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन 2 पदार्थों से या फिर इन 2 पदार्थों के आपस में मिलने से एक नया पदार्थ बना, और नए पदार्थ के जो गुण हैं वो इन दोनों पदार्थों के गुण से अलग हैं। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि जो जिन 2 पदार्थों से मिल करके बना है इन दोनों का गुण इसके गुण से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है इसमें जो पदार्थ बनता है उसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। अब आइए मैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे पहला उदाहरण है हमारा दूध से दही बनना। दूध से दही बनना ये हमारे पास एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा हम लोग देखेंगे उदाहरण भोजन का पकना। ये भी हमारे पास एक रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये हमारे पास रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण जो है निम्नलिखित है, जिसमें से पहला जो है वो गैस का उत्सर्जन है। गैस का उत्सर्जन यानी कि कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हमारे पास जिंक और जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से कराते हैं, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जो कि यहाँ से क्या हो जाती है,
रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरा हम लोग देखेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन कैसे होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे कि चूने और पानी के बीच में अभिक्रिया जो हम कराते हैं, तापमान में परिवर्तन हम लोग देखेंगे। जैसे हम अपने घर में दीवारों की पुताई के लिए जो चूना होता है, तो चूने को हम लोग पानी के बीच में डालते हैं, और जैसे ही चूने को हम लोग पानी में डालते हैं तो वहां पर आप देखे होंगे कि काफी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा हम लोग तीसरा देखेंगे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। चौथा हमारे पास है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो इस तरह से अवस्था में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। और पांचवा हमारे पास है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन जैसे कि आप देखे होंगे कि लोहा के ऊपर जब जंग लगता है तो जंग लगने से पहले उसका रंग कुछ और होता है और जंग लगने के बाद उसका रंग कुछ और होता है। अवस्था में परिवर्तन, इसको भी आप जैसे देखते होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और जैसे ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पर मेथेन बनता है और उसका जो अवस्था होता है वो अलग होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का अलग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में प्रमुख अभिलक्षण जो कि है हम लोग देखेंगे। गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में मुख्य अभिलक्षण में पहला पॉइंट था हमारा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन को हम गैस का निकास भी बोल सकते हैं। इसको आइए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यदि हम इस तरह से एक फ्लास्क के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर दानेदार जस्ता, इसको जिंक बोलते हैं, दानेदार जस्ता अगर डाल दें तो इनके बीच में अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के पश्चात यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक ऐसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो इस प्रकार से हमारे पास गैस का उत्सर्जन होता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग का था तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन के बहुत उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक आसान उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आप अपने घरों में जब दीवार की पुताई करते हैं तो उसके लिए आप चूना लाते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक बड़े से घड़े में उसमें आधे से ज्यादा मात्रा में पानी भर देना है और उसमें चूने को ला करके डाल देना है। तो आप देखेंगे कि जब चूना नहीं डाले रहते हैं तो घड़े का जो बाहरी सतह है ये बिल्कुल ठंडा रहता है। हाथ से टच करके इसको आप देखेंगे कि ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही चूना डालते हैं कुछ समय के बाद ये जो बाहरी सतह है ये गर्म हो जाता है और यहाँ से आपको ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है। इसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से काफी मात्रा में जो है ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इस तरह से तापमान में परिवर्तन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो तीसरा हमारे पास है अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप क्या होता है इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट है, जब इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, तो हमारे पास एक नया पदार्थ बनता है लेड आयोडाइड। तो ये जो लेड आयोडाइड हमारे पास नया पदार्थ बना है, इसकी ये खासियत है कि ये हमारे पास पदार्थ जो है ये ठोस अवस्था में बनता है
और यहाँ पर जो एक विलयन बनेगा, एक और पदार्थ जो बनेगा, इस विलयन में ये ठोस पदार्थ जो है घुलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई ऐसा ठोस पदार्थ जो विलयन में घुलता नहीं है वो अवक्षेप कहलाता है। तो इसी को हम लोग अवक्षेप पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में नीचे डिपोजिट होता है। जैसे इस अभिक्रिया को हम किसी सेटअप में कराएंगे, बीकर वगैरह में कराएंगे, तो वहां पर लेड आयोडाइड जो है वो नीचे जमा हो जाएगा। तो अवक्षेप का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। इसी प्रकार हमारे पास चौथा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास मेथेनॉल बनता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक गैसीय पदार्थ है और हाइड्रोजन गैस भी एक गैसीय पदार्थ है, जबकि मेथेनॉल जो है वो द्रव बन रहा है। यानी कि इस तरह से दो गैस मिलकर के एक द्रव पदार्थ बना रहा है। इसी प्रकार हम लोग पांचवा देखेंगे रंग में परिवर्तन। जैसे लोहे को जंग लगना, तो ये क्या है? ये एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे जब लोहा हमारे पास नया होता है तो पूरी तरह से चमकीला होता है, शाइन करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस पे जंग लगता जाता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का परत जमा होने लगती है, जिसके कारण उस लोहे का जो है वो रंग में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के 5 अभिलक्षण को उदाहरण के माध्यम से मैं बताया हूँ। तो इसको इन पांचों को आप चाहें तो उदाहरण के द्वारा याद कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, और नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। 2 वाक्य मैंने यहाँ पे भी बोला है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसको यदि हम कुछ प्रतीक या सूत्रों के द्वारा निरूपित करते हैं तो वो एक नई जो एक्सप्रेशन, नया जो निरूपण आ जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो निरूपण हमारे पास आया है, ये क्या है? रासायनिक समीकरण। इसको हम चाहे तो समीकरण के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है।
और इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण का निरूपण लिख सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण में आगे दो चीज आता है, एक आता है उत्पादक और एक होता है अभिकारक। अभिकारक और दूसरा होता है उत्पादक। और ये अभिकारक और उत्पादक क्या होते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास रासायनिक समीकरण है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास दो चीज होगी, एक होगी अभिकारक और एक होगा उत्पादक। अब हम लोग देखेंगे कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या होते हैं, तो अभिकारक को हम लिख सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर के MgO बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो ये हमारे पास अभिकारक कहलाएगा और ये हमारे पास उत्पादक कहलाएगा। तो इस तरह से अभिकारक और उत्पादक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो ये इसमें पहला जो होता है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये दो प्रकार का रासायनिक समीकरण हम आगे चल करके देखेंगे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको रासायनिक समीकरण बताया था। इसमें Mg+O2 = MgO था। अब यहाँ पर अगर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या को कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ मैग्नीशियम की संख्या समान है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की संख्या की बात करें हम, तो ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक में 2 बार है जबकि उत्पादक में 1 बार है। तो हम कहेंगे कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पादक में शामिल परमाणुओं की संख्या के समान नहीं है। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसको संतुलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ाना होगा इधर उत्पाद की तरफ। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, Zn+H2SO4 = ZnSO4 + H2। अगर इस रासायनिक समीकरण को आप देखें तो यहाँ पर जिंक अभिकारक
ये जो है हमारा ये अभिकारक है और ये जो है हमारे पास उत्पाद है। और हमको यहाँ पर तुलना करना है कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पादक में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है क्या। तो हम देखेंगे यहाँ पर जिंक एक बार है तो यहाँ भी जिंक एक बार है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार है, सल्फर यहाँ पर 1 बार है, यहाँ भी सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ 4 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बार है। तो हम देख रहे हैं कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पादक में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि ये जो रासायनिक समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, जिसमें इस एरो से लेफ्ट की तरफ अभिकारक है और एरो से राइट की तरफ उत्पाद है। तो हम लोग कहेंगे कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो यहाँ उदाहरण मैंने समझा ही दिया है, Mg+O2 इक्वल टू MgO। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय हमें किन किन निर्देशों का पालन करना होता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और रासायनिक समीकरण के फायदे क्या क्या हैं, ये आपको क्या क्या जानकारी प्रदान करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक बताया हूँ आपको, ये सब आपको बढ़िया से लर्न करके और अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। धन्यवाद।